नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला और वक्त हो चुका है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का, जहां आपको मिलेगा 24 घंटे की सारी बड़ी खबरों का एक पूरा डोज। लेकिन सबसे पहले आज की हेडलाइंस। नीट एग्जाम के रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित हो गए। टॉपर्स घटे या बढ़े, निधि श्री बताएंगी। अग्निवीर को लेकर के मोदी ने विपक्ष को क्या मैसेज दिया, अग्निवीर पर नया अपडेट आशीष सिंह की रिपोर्ट में देखेंगे आप। एमएसपी पर कृषि मंत्री ने संसद में कितने कागज दिखाए, कितने वादे गिनाए, नीरज पांडे से जानेंगे। राहुल गांधी का नया एड्रेस क्या है, उनका 8 कमरों वाला बंगलो दिखता कैसा है, जैनेंद्र कुमार के साथ फर्स्ट लुक। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर श्रीनिवास के साथ। यूपी के मेरठ में कांवरियों के मारपीट का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। कांवर खंडित करने के आरोप में एक कार सवार को बेरहमी से पीटा, कार के शीशे पर मारा, विंडो की तरफ मारा, लगातार डंडे बरसाए, कार के अंदर बैठे शख्स को पीटा। देखते ही देखते सफेद रंग की कार को पूरी तरह तोड़ दिया। आगे पीछे से कार और कार सवार को घेर लिया। अगर कार सवार भागकर जान नहीं बचाता तो कुछ भी हो सकता था। मुजफ्फरनगर के बाद मेरठ में कांवर यात्रियों की इन तस्वीरों ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा दिए हैं। पूरी घटना मेरठ के परतापुर थाने इलाके की है। दिल्ली देहरादून हाईवे के टी पॉइंट पर कांवरिये जा रहे थे। कहा जा रहा है कि इसी दौरान एक कार रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में आई और कांवरियों को टक्कर मार दी। आरोप है इसके बाद कांवर खंडित हो गई, जिसके बाद कांवरियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की और फिर कार सवार के साथ भी मारपीट की। कुछ देर के बाद पुलिस को सूचना मिली। मौके पर सीओ समेत कई जवान इकट्ठा हुए, कार को अपने कब्जे में ले लिया और कांवरियों को समझा बुझाकर शांत कराया। लेकिन सवाल है कि मारपीट को लेकर क्या किसी तरह की कानूनी कार्रवाई हुई? पिछले दिनों कांवरियों के उत्पात मचाने की कई तस्वीरें सामने आई थीं। पहले रुड़की, मुजफ्फरनगर और अब मेरठ। सवाल यह है कि कांवर यात्रा के नाम पर कानून का मखौल उड़ाने की इजाजत आखिर किसने दी? कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तराखंड सरकार के एक आदेश पर आज विवाद हो गया। पहले कांवड़ मार्ग पर मौजूद मस्जिदों और मज़ारों को पर्दों से ढका जाने लगा, लेकिन शाम तक पर्दा हटाने की तस्वीरें सामने आने लगीं। आमतौर पर इस तरह के बड़े बड़े कपड़े और तिरपाल तब लगाई जाती है जब किसी बिल्डिंग का रेनोवेशन होता है या फिर उसका कंस्ट्रक्शन। लेकिन हरिद्वार प्रशासन ने इन तिरपाल का इस्तेमाल किसी और काम में लिया। कांवड़ रूट पर पड़ने वाली मजार और मस्जिदों को इन तिरपाल से ढकवा दिया गया। ज्वालापुर के रामनगर कॉलोनी की मस्जिद और दुर्गा चौक के पास मजार के गेट पर तिरपाल लगा दी गई। हैरानी इस बात की है कि इस आदेश के बारे में मस्जिद और मजार का रखरखाव करने वालों को जानकारी तक नहीं दी गई, ऐसा उनका दावा है। यहाँ सही व्यवस्था रहती थी, सब आते जाते हैं, अभी भी आते जाते हैं। सब कांवड़ भी आते थे, यहाँ नहाते थे, धोते थे, पानी पीते थे, बेचारे चाय पानी भी पीते हैं, सब चीज होता है। हम भी 40 साल हो गए देखते आ रहे हैं यहाँ, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं। मस्जिद और मजार के ढकने की जरूरत क्या थी, ये फैसला क्यों लिया गया, इस बारे में अधिकारी खुलकर नहीं बोले। लेकिन उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सामने आए, राज्य सरकार के फैसले को जस्टिफाई किया। हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। इस तरह का पहली बार हुआ है? पहली बार हुआ। आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसके देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है हम लोगों को, उसका अध्ययन करेंगे। मजार और मस्जिद का कांवड़ यात्रा की व्यवस्था से क्या कनेक्शन है, जब तक इस पर और डिटेल सामने आती तब तक पर्दे उतरने की तस्वीरें सामने आने लगी। धामी सरकार ने फैसले पर यू टर्न ले लिया। कांवड़ यात्रा को लेकर के इसी तरह का एक और फैसला सुर्खियों में है। यूपी में जो शराब की दुकानें हैं, रास्ते में उन्हें पर्दों से ढका जा रहा है। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि आस्था के नाम पर ये सब स्वेच्छा से किया जा रहा है। भारी बारिश और पहाड़ से आए सैलाब से यमुनोत्री धाम में बड़ा नुकसान। यमुना में उफान से बिल्डिंगों को भारी नुकसान। यमुना का ये रौद्र रूप खौफ पैदा कर रहा है। गुरुवार देर रात यमुनोत्री में यमुना का यही हाहाकारी रूप दिखा। भारी बारिश के बाद शांत यमुना में उफान आ गया। उफनती नदी के रास्ते में जो कुछ भी आया बह गया। श्री यमुनोत्री धाम में निचले इलाके में बने शौचालय बह गए। पुरोहित सभा के कक्ष का एक हिस्सा भी बह गया। तबाही के सैलाब में जानकी चट्टी राम मंदिर में पर्यटन विभाग के रजिस्ट्रेशन सेंटर का एक हिस्सा भी बह गया। जानकी चट्टी की बड़ी पार्किंग में पानी और मलबा आने से कई गाड़ियां बह गईं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रात से ही यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी रही। प्रभावित इलाके को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। यमुना नदी के किनारे आसपास के इलाके राणा चट्टी, हनुमान चट्टी, सियाना चट्टी में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
जब यह सैलाब गुजर गया तो पीछे सिर्फ तबाही की तस्वीरें रह गईं। जिला प्रशासन की टीम नुकसान का जायजा ले रही है। भारी बारिश से मधमेश्वर धाम में मोरखंडा नदी पर बना अस्थायी पुल डूब गया। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए बनातोली में मोरखंडा नदी पर यह पुल बनाया गया था। पुल डूबने से मधमेश्वर धाम में कई तीर्थयात्री और स्थानीय व्यापारी फंस गए। यहाँ फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रांसी गांव पहुंचाया गया। भारी बारिश से आए सैलाब में रुद्रप्रयाग में श्रीनगर जल बिजली परियोजना की झील में मलयासू पुल डूब गया। पुल डूबने से कई गांवों का संपर्क कट गया है। खराब मौसम को देखते हुए यहां प्रशासन अलर्ट है। स्थानीय लोगों को भी सावधान रहने को कहा गया है। गुजरात में मूसलाधार बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, नदियां उफान पर है और हजारों लोग बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। एक गली नहीं, एक घर नहीं, पूरा का पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। ड्रोन की ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। लगातार हो रही बारिश से पूरा नवसारी जैसे डूब गया है। नवसारी में बीते 24 घंटों में 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के कारण पूर्णा नदी उफान पर है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। घरों में पानी भरने से 150 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। पूर्णा नदी का पानी है वो बढ़ चुका है और पानी बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। 15,000 से ज्यादा लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं। सभी लोगों को सुरक्षित सड़कों पे जाने के लिए कहा गया है। नवसारी के पास विजलपुर की कई सोसाइटी में पानी भर गया है। 20 से ज्यादा लोगों को मारुति नगर में बने प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया गया है। नवसारी में अंबिका और कावेरी नदी भी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। सूरत के पर्वत पाटिया इलाके में सड़कों पर पानी भर गया है। कई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर पानी घुस गया है। लोग अब भी पानी के अंदर फंसे हुए हैं। आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। सड़क समंदर में तब्दील हो गई है। सर इतना लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं, उनको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। डांग में भारी बारिश से जीरा झरना उफान पर है। यहाँ लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र के पुणे में आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन शहर में हालात अभी खराब हैं। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों के लिए भारी चेतावनी का अलर्ट दिया है। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते एमपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। भारी बारिश से मध्य प्रदेश के 9 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कटनी के 50 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। बाढ़ के दौरान लोगों ने छत और पेड़ों पर बैठकर अपनी जान बचाई। गांव में कच्चे मकान बाढ़ में ध्वस्त हो चुके हैं। गेहूं चावल सब खत्म हो गया, पूरा फूल गया है, बह भी गया है। खाना पीना की भी व्यवस्था नहीं है कि मन के बना के और खा ले। हम सीढ़ी लगा के छत में रहे पूरी रात। कटनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों से हजारों लोगों को रेस्क्यू कर राहत शिविरों में लाया गया है। बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों के सामने संकट है कि अब आगे क्या होगा। कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ बह गया है। हम 2 दिन से यहाँ पड़े हैं। मकान चल गया, मकान गिर गया, हम क्या करें अब। खरगोन में भारी बारिश के बाद चीतल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी पर बनी पुलिया पानी में डूब गई। स्कूल से लौट रही एक छात्रा अचानक आए सैलाब के कारण पुलिया पर फंस गई। स्थानीय लोगों ने छात्रा को बचाया। लगातार हो रही बारिश से उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वाटर लेवल बढ़ने और बाढ़ की आशंका को देखते हुए शिप्रा नदी पर बनी रेलिंग को हटाया जा रहा है। जल स्तर लगातार बढ़ने की वजह से जो नदी के ऊपर जो रेलिंग है उनको हटाने का काम तेजी से चल रहा है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल स्तर और भी अधिक बढ़ सकता है। पूरे मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है। सीहोर, राजगढ़, रायसेन, सागर और अशोकनगर जैसे जिलों में औसत से ज्यादा बारिश हो गई है। बीच समंदर फंसे जहाज के क्रू मेंबर्स को कोस्ट गार्ड ने किया रेस्क्यू। 14 क्रू मेंबर्स को बचाया गया। समंदर के बीच फंसे जहाज के क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए सुबह 9 बजे कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। खराब मौसम के बीच कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और बार्ज पर पहुंचा। बार्ज पर फंसे 14 क्रू मेंबर्स को एक एक कर बाहर निकाला गया। करीब 121 मीटर लंबा JSW कंपनी का ये बार्ज खराब मौसम के कारण रास्ता भटक गया और समंदर में फंस गया। गुरुवार देर रात बार्ज को समंदर से निकालने की कोशिश हुई, लेकिन तेज हवा और बारिश के कारण ये कोशिश नाकाम रही। कोस्ट गार्ड को जब बार्ज में फंसे होने की खबर मिली तो रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान किया गया। आखिरकार 1 घंटे की कवायद के बाद सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। क्रू मेंबर्स को निकालने के बाद बार्ज की मरम्मत की जा रही है।
इसके बाद इसे समंदर से निकाला जाएगा। नीट एग्जाम के रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित हो गए हैं। रिवाइज्ड रिजल्ट में टॉपर्स की संख्या गिर गई है। दिल्ली के मृदुल ने किया है टॉप। जिस इम्तिहान को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उस नीट एग्जाम के रिवाइज्ड नतीजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी हुए हैं। पहले जो टॉपर्स की संख्या 67 थी, वो अब घटकर 17 हो गई है। इस परीक्षा में 17 टॉपर्स ने 720 नंबर हासिल किए हैं। दिल्ली के मृदुल मान्य आनंद ने नीट परीक्षा में टॉप किया है। इस परीक्षा में 6 परीक्षार्थियों के 616 नंबर आए हैं। नीट का रिवाइज रिजल्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। छात्र अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल डालकर नतीजे देख सकते हैं। नीट एग्जाम में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। हालांकि नीट पेपर लीक मामले में अभी सीबीआई की जांच भी चल रही है। अग्निवीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। पीएम मोदी ने कहा, अग्निपथ योजना को लेकर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया। करगिल में प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निवीर वाली योजना को लेकर अपनी सरकार का स्टैंड क्लियर कर दिया। मोदी ने कहा, अग्निपथ योजना का फैसला सेना ने लिया और सरकार ने उसका सम्मान किया। मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है। लद्दाख के द्रास सेक्टर से पीएम बोले, अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। एनडीए की नई सरकार बनने के बाद से इस योजना पर सवाल उठ रहे थे। खुद सरकार के कुछ सहयोगी दलों ने इस योजना पर आपत्ति जताई थी। अग्निपथ योजना को लेकर जैसे ही प्रधानमंत्री ने लद्दाख में बयान दिया, उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। अग्निपथ योजना को लेकर सियासत का नया चैप्टर खुल गया। अग्निवीरों को लेकर विपक्ष की मांग है कि उन्हें भी सेना के दूसरे जवानों की तरह पेंशन मिले। मोदी ने इस मुद्दे को भी एड्रेस किया। कहा कि पेंशन का सवाल तो 30 साल बाद उठता है। सेना को नौजवानों की जरूरत है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत दूसरे दलों ने रिएक्ट किया। अगर वो देश की सेना को युवा बनाना चाहते हैं तो भारत की राजनीति को भी युवा बनाएं। 73 साल की उम्र में उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। हम उसको प्रणाम करते हैं कारगिल के शहीदों को, लेकिन ये 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन अग्निवीर को सीमा पे खड़ा करना चीन और पाकिस्तान के सामने निर्दयता है, क्रूरता है। युवाओं के मन में एक उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना के अग्निपथ के मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सियासी वार और पलटवार के बीच बीएसएफ और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को आरक्षण देने के फैसले पर मुहर भी लग गई। हालांकि 10% आरक्षण देने का फैसला तो पहले ही हो चुका था, लेकिन आधिकारिक घोषणा अब हुई। कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। प्रधानमंत्री ने कहा, हिंसा फैलाने वालों को सेना देगी मुंहतोड़ जवाब। मोदी आज द्रास सेक्टर में थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचे। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों के नाम वाले बोर्ड को देखा। वो भावुक हो गए। इस दौरान सेना के अधिकारियों से बात की और फिर मंच से पाकिस्तान और वहां पैदा होने वाले आतंकियों को फाइनल वार्निंग दी। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी मैसेज दिया। शिंकुला टनल का उद्घाटन किया। टनल बन जाने से LAC तक सेना को हर मौसम में रसाई मिल जाएगी।
नीति आयोग की बैठक को लेकर इंडिया गठबंधन में पड़ गई है फूट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों होंगे बैठक में शामिल। केंद्रीय बजट में राज्यों से भेदभाव का आरोप लगाकर नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के इंडिया गठबंधन के ऐलान की ममता बनर्जी ने हवा निकाल दी है। ममता बनर्जी न सिर्फ खुद कल इस बैठक में शामिल होंगी, बल्कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी बैठक में जाने वाले हैं। टीएमसी सूत्रों के मुताबिक बैठक के बहिष्कार के बजाय बैठक में भेदभाव का मुद्दा उठाएंगी ममता बनर्जी। दूसरी बात यह कि टीएमसी इंडिया गठबंधन में इकलौती पार्टी है जो सीटों के तालमेल में नहीं थी। ऐसे में टीएमसी अपनी अलग रणनीति बनाने के लिए स्वतंत्र है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में जो राज्य या मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं, उनमें शामिल हैं एमके स्टैलिन सीएम तमिलनाडु, सिद्धिरमैया सीएम कर्नाटक, भगवंत मान सीएम पंजाब, रेवंत रेड्डी सीएम तेलंगाना, पी विजयन सीएम केरल, सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम हिमाचल प्रदेश। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन से अलग राह चलकर ममता बनर्जी कांग्रेस को भी संदेश देना चाहती हैं। दरअसल कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को अब तक बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से नहीं हटाया है। कांग्रेस ने विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। लोकसभा के नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहली बार दिल्ली आई हैं, लेकिन यहाँ पर उनका सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। एमएसपी के मुद्दे पर संसद में आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखा यूपीए सरकार के समय का कैबिनेट नोट। कहा यूपीए सरकार के समय स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने से किया गया था इनकार। राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच आज जब किसानों के लिए एमएसपी की चर्चा उठी तो जवाब देने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उठे। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें तो यूपीए सरकार ने ही खारिज कर दी थी। एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक तय करने की सिफारिश पर यूपीए सरकार ने कैबिनेट में यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि सीएसीपी द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में एमएसपी की सिफारिश की गई है। इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। कृषि मंत्री ने सदन में यूपीए सरकार के दौर के कैबिनेट नोट का जिक्र करके कांग्रेस को ही घेरने की कोशिश की। उन्होंने यूपीए सरकार के कृषि मंत्री के संसद में दिए जवाब को भी पढ़ा। कृषि मंत्री ने सदन में कहा कि विपक्ष किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति करना चाहता है और देश को अराजकता में झोंकना चाहता है। यूपी का झगड़ा क्या दिल्ली में सुलझेगा? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं दिल्ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधायकों और सांसदों की 2 दिन में 2 मीटिंग्स ली, लेकिन न कल की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए और न ही आज की बैठक में दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ही पहुंच पाए। कल सीएम आवास पर प्रयागराज मंडल की बैठक थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में थे, लेकिन वो बैठक में नहीं गए। आज सीएम हाउस में लखनऊ मंडल की बैठक थी। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ में थे, लेकिन उन्होंने बैठक के बजाय दिल्ली जाना ज्यादा मुनासिब समझा। सूत्रों से पता चला है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक के बाद आज लखनऊ मंडल के विधायक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक केशव ने उनसे कहा कि 2027 में यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को 2017 के फार्मूले से हराया जा सकता है। इसके लिए 2017 वाली सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी। तो अब इस तरह सीएम और दोनों डिप्टी सीएम की लखनऊ में मुलाकात नहीं हो पाई। अब शायद तीनों दिल्ली में 27 तारीख को होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मिले, जिसके लिए सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को एक मोहरा बता दिया। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अखिलेश के तंज पर केशव प्रसाद मौर्य भी जवाब देने में पीछे नहीं रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन के लिए दिल्ली आए हुए हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है। ओलंपिक खेलों की ओपनिंग सेरेमनी से पहले पेरिस में रेलवे नेटवर्क पर बड़ा हमला हुआ। कई जगहों पर रेलवे लाइनों पर तोड़फोड़ की गई, कई जगहों पर आगजनी की गई। हमले की शुरुआत फ्रांस के आरस शहर में हुई, जो पेरिस से करीब 160 किलोमीटर दूर है। इसके बाद
कोटलेन शहर में मौजूद ट्रुस एंड ले मंस लाइन पर दूसरा अटैक हुआ। ये शहर पेरिस से करीब 144 किलोमीटर दूर है। अधिकारियों के मुताबिक रात में रेल नेटवर्क और यातायात ठप करने की कोशिश की गई। पेरिस से चलने वाली रेलवे लाइनों पर 3 जगह आगजनी हुई। हमले के आधे घंटे बाद ही पेरिस से आने जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कई ट्रेनें 90 मिनट तक देरी से चल रही हैं। हमले की वजह से करीब 8 लाख यात्री स्टेशन पर फंसे रहे। यूरोस्टार कंपनी ने बताया कि उन्होंने कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। इसका सबसे ज्यादा असर लंदन से पेरिस जाने वाली रेलवे लाइनों पर हुआ। फ्रांस से प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल ने कहा कि फ्रांस को बदनाम करने के लिए रेलवे लाइनों को नुकसान पहुंचाने वाली घटना सोची समझी साजिश के तहत की गई है। बयान में यह भी कहा गया कि फ्रांस की सिक्योरिटी फोर्स आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फ्रांस में मुख्य 4 मेन हाई स्पीड रेल लाइनें हैं जो पूरे देश को पेरिस से जोड़ती हैं, जिनमें से 3 पर हमला किया गया, जबकि चौथे लाइन पर किए गए हमले को नाकाम कर दिया गया। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के चलते उत्तरी जापान में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। 24 घंटे में करीब 400 मिलीमीटर पानी बरस गया है। सैलाब ने सब कुछ खत्म कर दिया। पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए। जिन सड़कों पर ट्रैफिक चलता था वो देखते ही देखते पानी में समा गई। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, जापान में बेहिसाब बारिश के बाद आई बाढ़ का मंजर है। उत्तरी जापान के कई इलाकों में अचानक इतना पानी बरसा कि सब कुछ बहने लगा। नदियों का पानी घरों में घुस गया। दुकान, मकान सब पानी में डूब गए। लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। एजेंसी ने 8 इंच बारिश का अनुमान जताया है। सबसे ज्यादा बुरा हाल यामागाता और अकीता प्रांत में हुआ है। अथॉरिटी ने 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचने की एडवाइजरी जारी की है। कम से कम 4000 लोग शेल्टर होम में पहुंच गए। हजारों घर ऐसे हैं जहां बिजली सप्लाई ठप हो गई। एजेंसियों के मुताबिक पानी की मार के बाद कई लोग लापता हैं। कुछ लोगों के शव भी बरामद हुए हैं। भारी बारिश की वजह से बुलेट ट्रेन की सर्विस पर भी असर पड़ा है। 1976 के बाद उत्तरी जापान के इलाकों ने ऐसी बारिश देखी है। ताइवान और फिलीपींस में गेमी तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। दोनों ही देशों में हफ्ते भर से बारिश हो रही है। तूफान की रफ्तार देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। छतें उड़ गईं, पेड़ उखड़ गए, आशियाने उजड़ गए और तो और इंसान तक उड़ गए। कुदरत जब रौद्र रूप लेती है तो ऐसा ही होता है। सुकून देने वाली हवा जब जानलेवा बवंडर में बदल जाती है तो ये मंजर दिखता है। ताइवान में ऐसा ही हो रहा है। तूफान और तूफान से तबाही को समझने के लिए ये 3 तस्वीरें देखिए। बारिश से सड़कें झील बन चुकी हैं। गलियों में नदी बह रही है। कारें और स्कूटर बह रही हैं। बिजली के खंभों से लेकर बड़े बड़े पेड़ उखड़ चुके हैं। हालात ये हैं कि बाहर से लेकर घर के भीतर हर कोने में बाढ़ का पानी घुसपैठ कर चुका है। ताइवान में ऐसा तूफान 8 साल बाद आया है। 227 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान की वजह से 5 लाख घरों की बिजली गुल है। 200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। लेकिन कुछ लोग तूफान से मुकाबला करने में भी पीछे नहीं हैं। अब जरा इन जनाब को ही देख लीजिए। लबालब भरी सड़क में कार चलाए जा रहे हैं। पानी बोनट के ऊपर तक पहुंच चुका था, फिर भी कार को आगे ही बढ़ाते रहे। थोड़ी देर में कार के भीतर तक सैलाब ने दस्तक दे दी, तब भी कार चलाते रहे और हंसते भी रहे। ताइवान में तबाही वाले तूफान से मुकाबला करने वाले और भी थे। इस शख्स ने करीब 225 किलोमीटर की रफ्तार से ठीक विपरीत कार दौड़ाने की कोशिश की। थोड़ी देर तक तो कामयाबी मिली, लेकिन फिर तूफान ने कार को पीछे धकेलते हुए अपनी ताकत दिखाने में देरी नहीं की। चीन और ताइवान में जून से लेकर आखिर सितंबर तक कई तूफान आते हैं। 1996 में आया हर्ब तूफान, जिसमें 70 लोगों की जान गई थी और $5 बिलियन का नुकसान हुआ था। गुजरात में चांदीपुरा वायरस महामारी की शक्ल लेने लगा है। अब तक 44 मरीजों की मौत हो गई है। करीब 150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। साबरकांठा से शुरू हुआ वायरस का कहर गुजरात के करीब आधा जिलों तक पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा पंचमहल में 15 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 6 नए मामले सामने आए हैं। अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। चांदीपुरा वायरस इसलिए ज्यादा घातक है क्योंकि इसके लक्षण एकदम अचानक आते हैं और तेजी से बिगड़ते चले जाते हैं। वक्त पर सही इलाज और देखभाल ना मिले तो घातक हो जाते हैं। लिहाजा बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। जंगली जानवरों से दूरी बनाए रखें।
मच्छरों से बचने का इंतजाम दुरुस्त रखें। चांदीपुरा वायरस के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं है, लक्षण देखकर ही इलाज हो सकता है। गुजरात के अलावा राजस्थान में भी चांदीपुरा वायरस के कुछ मामले सामने आए हैं। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस के कुल 6 मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक मरीज की मौत भी हो गई। वहीं मध्य प्रदेश में 2 और महाराष्ट्र में 1 मरीज मिला है। दिल्ली में फिर झाग झाग हुई यमुना। बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना के पानी में झाग की चादर सी बिछ गई है। यमुना की सतह पर जहां नजर दौड़ाओ झाग ही झाग दिखाई दे रहा है। दूर से देखने पर यह आइसबर्ग जैसा दिख रहा है, लेकिन ये जहरीला झाग है। ये सफ़ेद फोम है, ये वो फोम है जो कि केमिकल से भरा है। ये वो फोम है जिसके अंदर इतने केमिकल्स हैं, इतनी बदबू है कि यहाँ जहाँ हम इस वक्त खड़े हुए हैं, यहाँ हमारा खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। पानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण कालिंदी कुंज के पास यमुना में सफेद रंग की झाग की चादर दिख रही है। यमुना में पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन खत्म होने या प्रदूषण बढ़ने से ऐसे हालात बने हैं। यमुना नदी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जल प्रदूषण भी अति विकराल स्थिति में दिल्ली में है। चाहे अमोनिया जैसे खतरनाक रसायन की मात्रा हो, वो हर साल अगर मापी जाती है तो बढ़ी हुई निकलती है। आमतौर पर सर्दी का मौसम शुरू होते ही यमुना में झाग दिखाई देता है, लेकिन इस बार यह जुलाई के महीने में ही यमुना में झाग दिखने लगा है। स्वच्छ यमुना दिल्ली की सियासत का बड़ा मुद्दा रही है। यमुना को साफ करने के प्रोजेक्ट में अब तक अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन हाल ये है कि यमुना का पानी अभी तक नहाने लायक नहीं है। 19 साल बाद राहुल गांधी का पता बदलने जा रहा है। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को नई दिल्ली के सुनहरी बाग रोड पर बंगला आवंटित हो सकता है। सांसद से नेता विपक्ष की कुर्सी तक पहुंचे राहुल गांधी अब टाइप 8 बंगले में रह सकते हैं। जानकारी के मुताबिक राहुल का नया पता नई दिल्ली में सुनहरी बाग रोड पर बंगला नंबर 5 होगा। इसे लेकर लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने अपना प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के मुताबिक जनरल पूल के इस बंगले के लिए राहुल गांधी ने अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि आधिकारिक आवंटन और सौंदर्यीकरण में कुछ समय लगेगा, जिसके बाद राहुल गांधी इस बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। पिछले साल मार्च में मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को 2 सालों की सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी और इस वजह से उन्हें 12 तुगलक लेन वाला अपना बंगला खाली करना पड़ा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गई थी, लेकिन तब उन्होंने बंगला वापस नहीं लिया था। फिलहाल तकरीबन साल भर से राहुल गांधी 10 जनपथ पर अपनी मां सोनिया गांधी के साथ रह रहे हैं। देहरादून में पुलिस ने एक आरटीआई एक्टिविस्ट को अजीबोगरीब अंदाज में जिला बदर किया। पुलिस ने ढोल बजवाकर आरटीआई एक्टिविस्ट को जिले से बाहर खदेड़ा। ढोल बजाकर ऐसे आमतौर पर बारातें विदा की जाती है, लेकिन देहरादून पुलिस ने तो अजब ही करतूत कर दी। एक आरटीआई एक्टिविस्ट और वकील विकेश नेगी को गुंडा एक्ट में 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया। उसे गिरफ्तार करके यूपी की सीमा पर ले जाया गया और ढोल बजवाकर छोड़ा गया। इसका बाकायदा वीडियो भी बनवाया गया। आरोपी विकेश नेगी के खिलाफ पुलिस ने बलवा, जान से मारने की धमकी देने, जमीन पर अवैध कब्जा और जमीन की धोखाधड़ी जैसे मामले दर्ज किए हैं। पुलिस के मुताबिक देहरादून जिला के डीएम के आदेश पर आरोपी को जिला बदर किया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी ने सूचना के अधिकार कानून के तहत बड़े खुलासे किए थे। इसमें सैन्य धाम में गड़बड़ी, देहरादून के मेयर और एक मंत्री के खिलाफ भी अनियमितताओं के मामले शामिल थे। देहरादून पुलिस ने आरोपी आरटीआई एक्टिविस्ट को 6 महीने से पहले जिले की सीमा में दाखिल न होने की हिदायत दी है। इसका पालन नहीं करने पर गिरफ्तारी की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गधों को गुलाब जामुन की दावत दी गई। वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बड़ी सी थाली में गुलाब जामुन और दावत उड़ाते गधे। ऐसा मौका विरले ही आता है, लिहाजा गधों ने भी दावत उड़ाने में देर नहीं की। वैसे बोझ तले दबे रहने वाले गधों की खातिरदारी यूं ही नहीं हुई है। असल में बारिश नहीं होने की वजह से लोगों ने कुछ दिन पहले शमशान में काल भैरव की पूजा की, गधों से हल खिंचवाकर खेत जोते। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान को गधे पर बैठाया। टोटके के बाद मंदसौर में लंबे इंतजार के बाद इंद्रदेव मेहरबान हुए और करीब 1 घंटे तक जमकर बारिश हुई। लिहाजा लोगों ने खुश होकर गधों को गुलाब जामुन खिलाए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बारिश के लिए ऐसे कई टोटके आजमाए जाते रहे हैं।
मंदसौर में ही बारिश के लिए एक जिंदा शख्स की शव यात्रा के किस्से सामने आ चुके हैं। बैंगलोर से लेकर दिल्ली तक मशहूर शहरी विकास प्राधिकरण के घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है। आज संसद भवन के बाहर बीजेपी सांसदों ने सिद्धारमैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संसद भवन के बाहर आमतौर पर विपक्षी सांसद प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हाथों में तख्ती लिए आज कर्नाटक के बीजेपी के सांसद प्रदर्शन करते दिखे। मुद्दा था मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण का घोटाला। बीजेपी सांसदों का आरोप है कि इस घोटाले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का परिवार शामिल है। बीजेपी सांसद सीएम के इस्तीफे और घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अगर उनको इरादा नेक है तो वो सीबीआई को जांच देना और जब तक जांच नहीं होता राजीनामे देना। मैसूर प्राधिकरण घोटाले को लेकर बीजेपी के विधायकों ने बुधवार को रात भर कर्नाटक विधानसभा में धरना दिया था। बीजेपी का आरोप है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को गलत तरीके से जमीन मिली और अब वह इनसे इस्तीफा मांग रही है। मोर्चे के पास बैठकर राहुल गांधी ने सीखा चप्पल और जूते पे टाका मारने का गुर। मानहानि के केस में यूपी के सुल्तानपुर में आए राहुल अचानक एक मोची परिवार को मिलने पहुंचे। राहुल गांधी के हाथ में सुआ, चप्पल और जूता और उनके जूते चप्पल पर टाका लगाने वाला गुर बताते नाम रामचेत नाम का एक मोची। रामचेत की संगत में बैठकर राहुल गांधी ने एक चप्पल पर टाका लगाया और एक जूते का तलवा चिपकाया। ट्रेनिंग लिया, थोड़ा टाका लगवाया, हाँ सिलाई कर रखी है थोड़ा से। अच्छा। किस तरह से बनाते हो चप्पल सिले, इसको चिपकाए हैं, इसको चिपकाए हैं, इसको सिलाई की है। ये दिलचस्प तस्वीर आई है यूपी के सुल्तानपुर से, जब राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में कोर्ट में सुनवाई से लौट रहे थे। उनका काफिला अयोध्या प्रयागराज हाईवे से पहले कुरेभार में अचानक रुका और गाड़ी से उतरकर राहुल गांधी सीधे पहुंच गए रामचेत नाम के मोची की गुमटी पर। हमने उनसे बोला है कि पूंजी से कमजोर हूँ, गरीब हूँ, कुछ मदद कीजिए। रामचेत गरीब जरूर है, लेकिन उन्होंने अपने हाई प्रोफाइल गेस्ट राहुल गांधी के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई। रामचेत के बेटे से पूछा, तुमने ये काम क्यों छोड़ दिया? यही पूछ रहे थे कि इस काम को आप क्यों नहीं करते हैं, तो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते थे। हाँ। तो हमने ये छोड़ दिया। इससे पहले राहुल गांधी सुल्तानपुर की MPLL कोर्ट में मानहानि केस की सुनवाई के लिए पहुंचे, अपना बयान दर्ज करवाया। अब इस मामले में 12 अगस्त को सुनवाई होगी। मानहानि का यह मामला 2018 का है। कर्नाटक विधानसभा के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान दिया था। कर्नाटक में रामनगर जिले का नाम बदलने पर सियासत। बीजेपी जेडीएस ने सिद्धारमैया सरकार पर उठाए सवाल। सिद्धारमैया कैबिनेट ने रामनगर का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिव कुमार ने पिछले साल रामनगर का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था। कर्नाटक सरकार का कहना है कि रामनगर के लोगों की मांग पर जिले का नाम बदल दिया गया है। रामनगर के लोग ब्रांड बेंगलुरु से जुड़ना चाहते थे, इसलिए नाम बदला गया। One of the important decision is that Ramnagar district will be named as Bangalore South District henceforth. लेकिन जिले का नाम बदलने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि जिले का नाम में राम था, इसलिए सिद्धारमैया सरकार ने नाम बदला है। आज जो रामनगर है वो चेंज करने का डिसीजन लेके फिर एक बार उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सरकार हम राम के खिलाफ है ऐसे सिद्ध कर दिया। बीजेपी की सहयोगी जेडीएस ने भी रामनगर का नाम बदलने का विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ अनशन का ऐलान किया है। साल 2016 में बेंगलुरु ग्रामीण जिले का नाम बदलकर रामनगर किया गया था। अब साल 2024 में फिर से नाम बदल दिया गया है। मध्य प्रदेश के ओरछा में बदमाशों ने एक घर को टारगेट करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई है। तारीख 25 जुलाई 2024, वक्त रात करीब 11 बजे का। धार्मिक नगरी ओरछा में जब ज्यादातर लोग सो चुके थे, तभी ओरछा नगर के इस इलाके को गोलीबारी की आवाजों ने दहला दिया। दो बदमाश आए, एक घर के मेन गेट तक पहुंचे और वहां से फायरिंग करने लगे। दोनों ने एक राउंड फायरिंग की, फिर पिस्टल लोड की और फिर गोलियां दाग दी।
जिस घर में गोलियां दागी गई वो जितेंद्र यादव नाम के व्यक्ति का घर है और उस वक्त वो अपने घर में मौजूद थे, लेकिन डर के मारे दुबक गए। फिर सुबह उन्होंने ओरछा थाना पहुंचकर इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। 2 लड़कों द्वारा रात में हवाई फायर किया है। संज्ञान में घटना आई थी, उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। अति शीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार करके और उनके स्थान पर उन्हें पहुँचाया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ओरछा पुलिस दोनों बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन अभी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप T20 के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय टीम ने बांग्लादेश को जबरदस्त शिकस्त दी। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले फील्डिंग चुनी। पहले बैटिंग करने उतरी बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर महज 80 रन ही बना सकी। बांग्लादेश की कप्तान निगिरा सुल्तान ने 32 रन बनाए। शोरना अख्तर ने 19 रन बनाए। रेणुका ठाकुर ने 4 ओवर में महज 10 रन देकर 3 विकेट झटके। राधा यादव ने 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए। साथ ही साथ उन्होंने 20वें ओवर में मेड इन डालकर एक और नया रिकॉर्ड भी कायम किया। शानदार बॉलिंग के बाद टीम इंडिया ने बैटिंग में भी कमाल दिखाया। टीम इंडिया ने महज 11 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया। ओपनर स्मृति मंदाना ने 55 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 28 गेंदों पर 26 रन बनाए। 2004 से शुरू हुए एशिया कप में टीम इंडिया का हमेशा दबदबा रहा है। टीम इंडिया अब तक ये खिताब 7 बार जीत चुकी है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज बस इतना ही। आप बने रहे एबीपी न्यूज के साथ, जहां खबरें कभी खत्म नहीं होती।